नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आपातकाल को लेकर इन दिनों जमकर बयानबाजियां हो रही है और ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं द्वारा संसद में आपातकाल पर की गई टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में 1975 में लागू आपातकाल का जिक्र किया। इस पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस देश में पिछले 10 साल से आपातकाल लगा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का भाषण सरकारी भाषण होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा पढ़वाया जाता है। राष्ट्रपति को अपने भाषण में इसका जिक्र करना चाहिए था कि जांच एजेंसियों का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को आज एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दिल्ली में जल संकट होने के कारण आतिशी ने हरियाणा से पानी की मांग की थी। पानी न मिलने के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने मुंबई की एक विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोप मुक्त किए जाने का आवेदन डाला। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 2016 के पुणे जिले की जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी ने भी इस मामले में आरोपों से मुक्ति किए जाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे की पार्टी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसकी घोषणा खुद ठाकरे ने की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए अपना गणित सही कर लिया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान कराए जाने हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम काउंसिलिंग चुनाव में एक प्रत्याशी उतारेंगे क्योंकि 11 सीट है और हर पार्टी एक सीट जीत सकती है। हमारे वोट फिक्स हैं। आपातकाल मामले को लेकर इन दिनों देश की सियासत हाई चल रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के लिए क्या किया जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल में डाला गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को सम्मान और पेंशन दी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सत्तारूढ़ दल द्वारा भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जाता है। क्या इसने देश के किसानों को समृद्ध बनाया? एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि संबोधन में कुछ भी नया नहीं था, ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह था। सांसद ने कहा कि इसमें अल्पसंख्यकों और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं था और केवल सरकार की वाहवाही का काम किया। राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई और ऐसे में कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि राष्ट्रपति के संबोधन में कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बाद भी देश में कई बार लोकसभा चुनाव हुए और भाजपा को हार मिली, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल की कड़ी निंदा की थी। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासी घमासान मचा है। प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के साझी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से मिली भगत होने का आरोप लगाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा ने हमीरपुर के दौरे पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए और यह अपने आप गिर जाएगी। यूपी के बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने हमीरपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य के लोग सीएम सुक्खू सरकार से तंग आ चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं। ये तो थी सुर्खियां बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद सत्र का आज चौथा दिन था। राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया जिसमें एक बार फिर आपातकाल का जिक्र हुआ। इस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति भी जताई और अब इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और आपातकाल पर बयान को लेकर नाराजगी जताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने इस मुलाकात में, देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को ओम बिरला दोबारा लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए। इस दौरान उन्होंने अपने पहले ही भाषण में आपातकाल को लेकर टिप्पणी की। बिरला ने अपने वक्तव्य में आपातकाल की आलोचना करते हुए सदन में 2 मिनट का मौन रखने की भी बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। विपक्ष ने स्पीकर के इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि पिछले 10 साल से जो देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसे लेकर भी स्पीकर कुछ बोले नहीं। अगले ही दिन गुरुवार को सदन में राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में आपातकाल की आलोचना की, जिसके बाद इंडिया
गठबंधन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। वहीं केसी वेणुगोपाल ने इस मामले में स्पीकर को पत्र लिखकर विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई। वेणुगोपाल ने पत्र में चिंता जताते हुए लिखा कि सदन में जिस तरह से आपातकाल को लेकर बयानबाजी की गई वो संसदीय परंपराओं का उपहास है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर ट्वीट किया और खड़गे ने लिखा कि सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे राजनीतिक मामले नहीं डाल सकती। मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल के जिक्र पर सियासत गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ बिहार में भी घमासान छिड़ गया है। एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही है। कहीं नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के संकेत मिल रहे हैं तो कहीं बीजेपी से मिले धोखे के खिलाफ बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल क्या है बिहार का सियासी समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश पलटी मारने वाले हैं इस खबर से। जहां पीएम मोदी को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है तो वहीं एनडीए में फूट की खबरें भी लगातार जोर पकड़ रही है। बीजेपी की सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं तो वहीं आरजेडी विधायक वीरेंद्र भाई के बयान ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वीरेंद्र भाई ने बीजेपी को एक गड़बड़ वाली पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद बिहार में बीजेपी भी नहीं रहेगी। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी को हैसियत दिखाने का काम किया। पासवान ने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश साथ नहीं होते तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो जाती। ये सच्चाई है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है और राज्य में एक ताकत तेजस्वी के साथ गया है तो दूसरे ताकत समूह के नेता नीतीश कुमार बन गए। इसमें कोई शक नहीं है। पासवान के इस बयान से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी के संगठन को पार्टी में आयाति हमें कभी नहीं बर्दाश्त है। बीजेपी को अभी नीतीश से आगे सोचना चाहिए। चौबे ने कहा कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता के बयान से साफ है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी को किनारे लगा देंगे। तो वहीं बिहार में विधान परिषद की सीट को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ऐसे में एनडीए में बड़ी बगावत की आशंका जताई जा रही है। बिहार एनडीए में फूट के आसार नजर आ रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी एनडीए बिखरने के कगार पर नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एनडीए गठबंधन में सीएम पद को लेकर घमासान छिड़ गया है। अजीत गुट ने तो यहां तक कह दिया कि सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए बिखर रहा है तो विपक्ष का महाविकास आघाड़ी नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। सीएम को लेकर सत्ताधारी दल में खींचतान मची हुई है। गठबंधन में शामिल तीनों ही दल बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी अजीत गुट ने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी नेता संकेत दे रहे हैं कि चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में होगा तो शिंदे गुट का दावा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनके और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है और अब इस रेस में अजीत गुट ने भी एंट्री मार ली है। गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए सीएम पद की मांग की है। अजीत गुट ने तो अलग चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दे दी। एनसीपी के प्रवक्ता और एमएलसी अमोल मितकारी ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया है। मितकारी ने कहा कि अगर गठबंधन में शामिल हर घटक दल आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर देता है तो पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना होगा। अगर उन्हें 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 सीटों की पेशकश की जाएगी तो पार्टी को यह मंजूर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के अजीत गुट की नाराजगी साफ जाहिर थी लेकिन ये मामला अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में एनडीए बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विकास आघाड़ी मजबूत होता दिखाई दे रहा। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष में सीटों के बंटवारे को फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस उद्धव गुट शरद गुट के बीच बराबर सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। यानी 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में एमबीए में शामिल हर पार्टी 96 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण ने भी बीजेपी की पोल खोल दी है। संसद सत्र में चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस दौरान जब राष्ट्रपति ने सरकार की कई उपलब्धियों के दावे किए लेकिन तमाम असफलताओं का जिक्र तक नहीं किया। देखिए ये रिपोर्ट।
गुरुवार को सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अपनी सरकार के किए गए कामों पर बात करते हुए अगले 5 सालों के लिए रोड मैप पर बात की। राष्ट्रपति ने तमाम बातें की, लेकिन उन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सेना के आधुनिकीकरण की बात की, स्थानीय कंपनियों से रक्षा सौदे को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन अग्निवीर पर चुप्पी साधे रखी, जबकि लोकसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। राष्ट्रपति ने पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही, लेकिन मुहिम ने नीट का कोई जिक्र नहीं किया। इस दौरान सदन में जब पूर्वोत्तर में शांति की बात कही तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रही। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन की योजना पर भी सरकार की पीठ थपथपाई, तेज आर्थिक विकास की बात भी कही, लेकिन महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अभिभाषण में किसानों के मुद्दे पर कई दावे किए गए। किसानों की तो फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की बात की गई, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे उस एमएसपी की गारंटी पर कुछ भी साफ रुख नहीं दिखाया। राष्ट्रपति ने कई और मुद्दों पर बात की, जिसमें सफल चुनाव पर चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई तो देश को स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचने की उपलब्धि को भी गिनवाया। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने निराशा जताई और कहा कि इसमें भविष्य के रोड मैप की कोई झलक नहीं दिखाई दी कि राष्ट्रपति का भाषण सरकार द्वारा लिखा गया था। देश में संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तो वहीं हरियाणा में भी विपक्ष बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी के खिलाफ जेजेपी ने कांग्रेस का साथ हाथ पकड़ लिया है, जिससे सैनी सरकार टेंशन में नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राज्य की नायब सैनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। इस बीच राज्य में सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पहले दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही थी, तो वहीं अब जेजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए दुष्यंत ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। चंडीगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और नेता प्रतिपक्ष हिम्मत दिखाकर कोई ऐसा उम्मीदवार उतारता है जो किसी दल से न जुड़ा होकर किसी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाला हो, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उन्हें हार जीत को नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर ऐसा कांग्रेस उम्मीदवार लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे। चौटाला ने आगे कहा कि चाहे कांग्रेस हो, जननायक पार्टी, जनता पार्टी हो, लोकदल या निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन करेंगे। ये पहला अवसर आएगा जब बीजेपी को कड़ा मुकाबला मिलेगा। बता दें कि राज्य में राज्यसभा की एक सीट खाली है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये सीट खाली हुई है। हरियाणा में सियासी समीकरण बदलने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है, तो नीट धांधली मामले में भी सरकार सवालों से घिर गई है। विपक्ष के गठबंधन ने नीट लीक को संसद के दोनों सदनों में उठाने की बात कही है। गुरुवार को सड़कों पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं पटना से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर नीट मामले में नया खुलासा सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। 26 जून से नीट पेपर लीक की कमान सीबीआई के हाथों में और इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। अब तक 5 राज्यों से लगभग 27 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुवार को बिहार से पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि उन्होंने पटना के एक प्ले स्कूल को रात भर के लिए बुक करवाया था, जिसमें आरोपियों ने 20 से 25 स्टूडेंट्स को रात भर नीट का पेपर रटवाया था। ये वही स्कूल है जहां जली हुई बुकलेट के टुकड़े मिले थे। अब दोनों आरोपियों प्रकाश और आशुतोष को सीबीआई ने 8 दिन की कस्टडी में रख लिया। वहीं इस मामले में अभी और खुलासे होने हैं, जिसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि आगे भी कई गिरफ्तारियां होने वाली है। एक और मोदी सरकार नीट परीक्षा में किसी भी तरह का घोटाला होने से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ताबड़तोड़ हो रही गिरफ्तारी को लेकर सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में नीट और तमाम परीक्षा में हुए घोटाले की जांच करवाने की बात कही है, जिस पर सवाल उठना जायज है। गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने भी इसे लेकर सड़कों पर
प्रदर्शन किया। अब एक और सरकार घोटाला ना होने की बात कहती है तो दूसरी ओर लगातार हो रही गिरफ्तारियां इस घोटाले में सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नीट घोटाले में जहां सरकार की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं तो वहीं धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत की कड़ी आलोचना की है, जिससे देश ही नहीं विदेश में भी मोदी सरकार की भारी किरकिरी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी और उनके तमाम नेता विदेशों में भारत का डंका बजाने की बात कहते हुए विश्व गुरु होने का दावा करते हैं। कहते हैं कि पीएम मोदी के विदेशी दौरों से भारत और दुनिया भर के देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के इन खोखले दावों की पोल खुल गई। जी हाँ, मोदी सरकार के इन तमाम दावों की पोल अमेरिका ने खोल दी है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा है कि भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण, उनके घरों और अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के पूजा स्थलों के विध्वंस में चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। वही मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बताते चले कि इस रिपोर्ट में मणिपुर का भी जिक्र किया गया है। मणिपुर के बारे में कहा गया कि राज्य में जातीय हिंसा पिछले साल मई में अल्पसंख्यक, ईसाई, कुकी और बहुसंख्यक मौतें समूहों के बीच हुई है। आपको बताते चलें कि इस रिपोर्ट में मणिपुर का भी जिक्र किया गया। मणिपुर के बारे में कहा गया कि राज्य में जातीय हिंसा पिछले साल मई में अल्पसंख्यक, ईसाई, कुकी और बहुसंख्यक मौतें समूहों के बीच शुरू हुई थी। मणिपुर में कई हिंदू और ईसाई पूजा स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट में स्थानीय आदिवासी नेताओं के एक फोरम का हवाला देते हुए कहा गया कि उनके 250 से अधिक चर्च जला दिए गए, 200 से अधिक लोगों की जानें गई और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही तमाम बीजेपी शासित राज्यों में बनाए गए धर्म परिवर्तन कानून को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया अमेरिका की धार्मिक रिपोर्ट में दी गई। अमेरिका की इस रिपोर्ट से मोदी सरकार सख्ते में, और ये वही मुद्दे हैं जिसे विपक्ष मुखरता से लगातार उठाता रहा है। मोदी सरकार पहले ही देश में इन मुद्दों को लेकर घिरी हुई है, अब विदेश में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला तेज हो गया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।